पे कौन सा एलिमेंट यूज होगा। तो कुछ की बात हम लोग कर चुके हैं, कुछ जो है उसको समराइज वे में लेते हुए पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लेते हैं, तो एक काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे पीरियोडिक टेबल है आपका, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि कितने ब्लॉक्स होते हैं, चार ब्लॉक। तो जैसे आपसे नंबरिंग पूछी, 4 हो गया, SPDF। अब पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि हमारा S ब्लॉक कहाँ है, P कहाँ है, D कहाँ है और F कहाँ है। तो सबसे इनिशियल क्वेश्चन जो होता है आपका, जैसे ये S ब्लॉक है, सपोज दैट S ब्लॉक यहाँ पे है आपका, इसको ऊपर लेते हैं एलिमेंट्स, ये आपका S ब्लॉक ये हो गया। P ब्लॉक की पोजीशन कहाँ है, इधर साइड में, यहाँ पे D ब्लॉक नीचे और ये F ब्लॉक। ठीक है, पहली चीज ये हो गई कि हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। अब S ब्लॉक आपका उधर साइड है, S में भी आपका क्या हो जाता है, S1 और S2 के एलिमेंट। तो S1 और S2 के एलिमेंट में S ब्लॉक आपका इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इतना चीज आपके माइंड में होना चाहिए बस। पीरियोडिक टेबल का अगर नाम ले तो इतनी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इधर हो गया S ब्लॉक, बीच में D हो गया, इधर P हो गया। अब S ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं वो आपके किस नेचर के हैं, मेटल हैं, यानी ज़्यादातर धातुएं हैं। पूरे अगर एलिमेंट इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो ज़्यादातर एलिमेंट आपके मेटल्स फॉर्म में ही रहते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि नॉन मेटल हैं और मेटोलाइट हैं। मेटोलाइट का मतलब उपधातु, उपधातु का मतलब उसमें धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, और वो ज़्यादातर पाया जाता है P ब्लॉक। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या है, P ब्लॉक। ठीक, इसके बाद पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा संयोजकता वैरी करते हुए कौन से ब्लॉक में आती है, तो उसका आंसर क्या है, D ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि आपके में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट वाइज आते हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो D ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स उसमें बनते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस जब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसके जुड़ने की टेंडेंसी भी खूब सारी होगी, तो अलग अलग एलिमेंट से जुड़ के कॉम्प्लेक्सेस खूब सारे बना देता है। तो ये हो गया D ब्लॉक के लिए। D ब्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। अब क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कितने संक्रमण तत्व हमारे पास हैं, तो उसका आंसर होता है 40। 40 हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। टोटल कितने हैं, 118। 118 में आपके 40 कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी D ब्लॉक में। अब D ब्लॉक में 40 कैसे हो गए, यहाँ से आप देखेंगे तो 21 और 21 से ये लेकर 30 तक, तो ये हो गया 10, ये हो गया, इसको कहते हैं 3D। ये हो गया 3D, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज।
तो 10-10 एलिमेंट सब में हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए 40। ठीक है, तो ये हो गए 40 तत्व आपके। अब उधर वाले में देखें तो आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक ये ज़्यादातर क्या है, मेटल हैं और बेस। बेस मतलब क्या है, क्षार, ज़्यादातर क्षार आते हैं। और ये सब कैसा काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, अपचायक, ऑक्सीकारक, अपचायक सब पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो एक एक की कैरेक्टरिस्टिक हम याद कर लें तो इधर जाने पे क्या होगा, वो वेरी करेगा। कोई चीज़ अगर यहाँ आपकी बढ़ रही है तो जब हम इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, कम होगी। कोई चीज़ इधर जाता है, जैसे नीचे हम बढ़ते हैं तो हमारा नीचे क्या क्या वेरी कर रहा है, इस तरह से याद कर लीजिए। आईपी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। हिंदी में क्या लिखा रहता है, आयनन विभव। ठीक है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज। नीचे जब यहाँ से जैसे यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ का मतलब क्या हो रहा है, ग्रुप में, ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं। ग्रुप और पीरियड कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। पीरियड्स हमारे ऐसे मूव करते हैं। पीरियड हमारे कितने होते हैं, 7। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सब पूछा जाता है आपसे कि पीरियड आपके पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 7। जैसे पहले वाले में कितने हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। दूसरे वाले में ऐसे ऐसे गिनेंगे आप। पहले वाले में जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है, कितने हो गए, 2। अब दूसरे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे वाले में 8, ठीक, तीसरे में 8, फिर 18 ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। तो जो 7वां वाला पीरियड है वो आपका क्या है, इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से भरा नहीं है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा पीरियड है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, यानी पूरी तरह से भरा नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, 7वां। 7th पीरियड ऐसा है जो कि एलिमेंट अभी पूरी तरह से भरे नहीं है, क्योंकि ये जो 6D वाला है इसके अभी सारे एलिमेंट खोजे नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसके बाद यहाँ पे इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आपका, और सिर्फ एफ ब्लॉक ऐसा है जो कि हॉरिजॉन्टल गिना जाता है, और सबको देखिए ऐसे गिना जा रहा है ना, वर्टिकल है। और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल, यानी इसके एटॉमिक नंबर इधर से वैरी करेंगे। कभी देखिए ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है ना, इसके एलिमेंट ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, इस तरह से बढ़ते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। बाकी सबके एलिमेंट देखिए ऐसे ऐसे आगे होते हैं, गिनते हैं ना ऐसे। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल मूव करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं। ठीक, तो ये जैसे इतनी चीज़ें आपने देख ली कि ये एस ब्लॉक में है, तो जब इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, यही चीज़ें कम होंगी। जैसे उधर मेटल है तो उधर से जब हम इधर आएंगे तो इसका मतलब मेटल हमारे कम होंगे, उधर मेटल है। पी ब्लॉक में ज़्यादातर मेटल, नॉन मेटल सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। मेटल प्लस हिंदी वाले लिख लीजिए धातु, अधातु, उपधातु। इसको कहते हैं धातु, इसको अधातु, इसको उपधातु। तीनों किसमें पाए जाते हैं, इसमें पी ब्लॉक में। ठीक, ये तीनों पाए जाते हैं। मेटलाइट का मतलब है उसमें धातु अधातु दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपके पास एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, जो ज़्यादातर सॉलिड में भी पाए जाते हैं। एक तो ज़्यादातर धातु में हो गई, दूसरा एक हमारे पास 3 फेज हैं, धातु नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेजेस हैं। अब इसमें भी बात आती है कि ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर हमारे सॉलिड्स हैं। दो हमारे पास लिक्विड हैं, कौन कौन से, लिक्विड के फॉर्म में द्रव अवस्था में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब ब्रोमीन और पारा हमने याद कर रखा है। अब उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि धातु के फॉर्म में लिक्विड है। धातु के फॉर्म में है पारा और अधातु के फॉर्म में ब्रोमीन। ये भी आपको अलग अलग याद रखना है कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। ये क्या है आपका पारा, ये
क्या है, मेटल है और क्या है, लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में है और मेटल है। इसके बाद आ जाता है ब्रोमीन, Br, उसका सिंबल क्या है, Br। लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल और ये भी क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड के लिए हम ऐसे क्वेश्चन याद रखते हैं, दोनों को ऐसे करके एक जगह लिख के याद कर देते हैं कि ये दोनों लिक्विड है लेकिन ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन लिक्विड दोनों है। अब एक रेडियो एक्टिव है जो कि लिक्विड है, ये भी क्वेश्चन अब तीसरा पूछने लगे हैं। हीलियम, हीलियम नहीं, रेडियो एक्टिव तो रेडियम, अरे वो है फ्रांसियम, वो रखा है किनारे, ठीक है। फ्रांसियम है जो कि लिक्विड स्टेज में है। अभी तक ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन वहां पहुंच गया है। इनकी संख्या 3 हो गई। हाँ, कि अब रेडियो एक्टिव के रूप में आप याद रखेंगे किसको, फ्रांसियम, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइज, साइज को लेके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइज आपका नीचे बढ़ रहा है, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर देखिए बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है। तो कोई चीज़ पहले इतनी थी फिर इतनी इतनी ऐसे करके बढ़ रही, तो साइज बढ़ रहा है। इधर जाएंगे तो साइज आपका कम हो रहा है। तो अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है, तो किसका होगा, एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा। जैसे कोई चीज़ नीचे बढ़ रही है, ठीक है, इधर जाने पे कम हो रही है, तो कहाँ बढ़ेगी, अगर इधर से हम नीचे जा रहे हैं इसका मतलब नीचे कहीं ज़्यादा होगी। तो नीचे अगर हम आते हैं तो ये जो सीजियम है इसकी ज़्यादा हो गई क्योंकि इधर आने पे कम होगी, तो इधर वालों की तो कम हो गई ना, इधर वालों की कम होती जाएगी और नीचे आने पे बढ़ रही है, तो नीचे किसका नंबर आएगा, सीजियम का नंबर आएगा। तो सीजियम ऐसा हो गया जिसका साइज ज़्यादा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में इसका साइज ज़्यादा है। एक एक पॉइंट में क्वेश्चन याद करने हैं आपको पूरे इसमें, ठीक है। इसके बाद पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, सब क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये क्या है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 4, 4.0 इसकी सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया यहाँ से। दूसरा 4.0 4 आयन जो है लास्ट में इसके बचते हैं, इसको चाहिए 4 मतलब 4.0, ठीक है। पीरियड आपके आवर्त, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्त, कितने हो गए, 7। ग्रुप कितने हैं, 9, ठीक है। ग्रुप कितने, ऐसे लिख लीजिए कहीं, ग्रुप 9, आवर्त यानी पीरियड 7। और जिस के बारे में जो कह रहे हैं एक लाइन में ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। ग्रुप 9, ठीक, 1 से लेकर 7 तक ए और बी में डिवाइड रहता है। जैसे जो आपने याद किया है 9 होते हैं, 9 में से 1 से लेकर आपका 7 तक ए और बी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। जैसे आपका ये फर्स्ट डे सेकंड डे हो गया, फिर यहाँ पे थर्ड डे थर्ड बी हो गया, ये फर्स्ट बी सेकंड बी, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक ए और बी में डिवाइड है। सिर्फ 8 वाला जो है वो 3 पार्ट है। अब 3 पार्ट में मतलब ये जो तीनों हैं ये कौन से वाले हैं, 8 वाले। इतना आपको याद करने जो थी एक बार बस देख लीजिए। 8, बस आपको इतना याद रखना है कि 8 वाला 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बाकी सारे ए और बी में। कहाँ कहाँ होते हैं एक बार हम दिखा दे रहे हैं, बस देख लीजिए माइंड में। ये हो गया आपका फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर यहाँ चला जाता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, यहाँ तक हो गया। फिर ये हो गया फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, यहाँ तक हो गया बी तक डिवाइड। फिर ये आपके 8 में आ गए, ठीक। इस तरह से डिवाइड होता है। और एक हो गया 0, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 9 पार्ट हो गए। इसीलिए इस तरह से आपके 9 ग्रुप हो जाते हैं, सबकी पोजीशन हो गई। और ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी वो अक्रिय होता है, इनर्ट होता है ज़्यादा। वही अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें ये निष्क्रिय होती हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी हमने एक एग्जाम में पूछा था, एग्जाम में देखा था हमने, अवारा एलिमेंट कौन सा है। आप में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन ही तो पूछे किसी के साथ जुड़ जाए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन
एकदम सही, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था। हाँ, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? लेकिन इनका सन पूछ दिया था। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, तीनों सीरियल से लिखवाया था हमने आपको। अब ना याद सन के साथ, अब ना याद करिए तो हम क्या करें। सन के हिसाब से सन के साथ हमने लिखवाया था, तो ये कब कब है उसका डिस्कवरी, एक साथ तीनों लिखवाया था, ठीक है। आवारा इसलिए इसको बोला जाता है कि इसकी पोजीशन एक तो यहाँ हो गई, दूसरी हाइड्रोजन को इसके साथ भी जोड़ के बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? हैलोजन। हैलोजन फैमिली। तो जो हाइड्रोजन के लक्षण होते हैं वो पहले वाले के साथ भी मैच करते हैं और इसके साथ भी मैच करते हैं। तो इसकी पोजीशन जब दोनों जगह रहती है, इसी वजह से इसको क्या बोल दिया गया? हाँ, कि ये इधर भी घूम रहे हैं, उधर भी घूम रहे हैं। बाकी और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2-3 जगह एग्जिस्ट करेगा, उसका जगह फिक्स है, वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और आप ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे ये आप चाय की तरह काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो वो कैसा काम करेंगे? ऑक्सीकारक की तरह। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक की तरह कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकारक। कौन सा ग्रुप काम करता है ये बता दीजिए। अरे भाई ये इनर्ट ही है, ये इनर्ट ही है। अगर उधर अब चायक है तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो ऑक्सीकारक कहाँ तक आ सकता है? यहाँ लगा सकता है, आएगा ना। तो ये जो हैलोजन फैमिली है ये ऑक्सीकारक की तरह काम करती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक की तरह काम कौन सी फैमिली कर रही है? हैलोजन, ठीक है। इसमें इतनी चीजें आपको याद करने की थी। और यहाँ पे ये भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। ये जो आपका एस ब्लॉक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट, फिर 90 से 103 तक एक्टेनाइट बोलते हैं इनको। 14 एलिमेंट इसमें हैं और 14 इसमें हैं। 28 एलिमेंट आपके किसमें हैं? एफ ब्लॉक में। तो इतना तो ये जो है सीधा सीधा है। अब हम लोग पॉइंट लेके चलेंगे। आपने कई पॉइंट हमने आपको बता भी रखा है, उसमें से जो पॉइंट्स आपको नहीं होंगे तुरंत कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। काफ़ी कुछ इसमें हमने पढ़ा दिया, बस जो छूटा हुआ है आपका उसी को बस नोट कर लीजिए। हो गया? अब जितने पॉइंट्स आपको आते होंगे उसको नोट मत करिएगा, लेकिन जो नहीं आते होंगे फटाफट उसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि हम नोट करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो आप बस सुनते जाइए ध्यान से। तो इसका सारा रिवीजन आज आपका होगा। बीमार कहते हैं डिजिटल बोर्ड हो। Who will arrange the fund? Who will arrange the fund? इनकी संचित निधि से निकाला चलिए जाएगा। चलिए चलिए, बातें नहीं। पहला क्वेश्चन है, अभी तक कितने एलिमेंट की खोज हो चुकी है? 118। अभी हमने बताया। जो क्वेश्चन आपको ना आए फटाफट नोट कर लीजिएगा। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। इसके बाद क्या है? प्रकृति में कुल कितने तत्व प्राप्त हो चुके हैं? प्रकृति में प्राप्त तत्व का मतलब ये है कि नेचुरली कितने पाए गए हैं। कुछ तत्व हमने खुद से भी बनाए गए हैं, जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल, कहते हैं ना आर्टिफिशियल। ज़्यादातर जैसे एफ ब्लॉक के हैं वो सब क्या है? आर्टिफिशियल। हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको डेवलप कर दिया है। तो ज़्यादातर जो नेचुरल पाया जा रहा है वो है 92। कितने हो गए? 92। अब कृत्रिम रूप से क्या? हाँ, उसमें है ना एफ ब्लॉक में, सब एफ ब्लॉक में है। 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली प्राप्त हैं, यानी प्रकृति में कुल प्राप्त।
2। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से बनाए हुए कितने हो गए 26। 26 एलिमेंट हमने खुद से बनाए हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये 3 तो हो गए इसके बेसिस पे। इसके बाद प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन तो मतलब जीरो पृथ्वी में सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन तो वायुमंडल में है पर्टिकुलरली। प्रकृति मतलब नीचे, वायुमंडल मतलब ऊपर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आंसर देंगे आप, वायुमंडल में। जब वायुमंडल वर्ड देगा तो वहाँ आंसर क्या होगा आपका नाइट्रोजन। अब प्रकृति मतलब नीचे की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। आप लोग ध्यान से सुनिए, नहीं क्वेश्चन सारे नहीं हो पाएंगे। इसके बाद है नवीनतम खोजा गया तत्व कौन सा है? अनसेप्टियम। अनसेप्टियम उसका है UVO। अनसेप्टियम। अनसेप्टियम का मतलब क्या हो गया? एक साथ। अनसेप्टियम लिख देना। इसको डायरेक्ट टुगेदर दे दिया था ना। आप कह दो सन भी बता दीजिए कब खोजा गया। हाँ मैम ये बहुत किस तरह जरूरी की है। खोजा? 2012 में। 2012 में। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई? ये तो सबको पता होगा, मेंडलीव, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन कई तरीके का होता है। अगर आधुनिक की बात कर दी, जैसे आधुनिक नहीं बनाई तो मेंडलीव नहीं है, लेकिन जब जो आधुनिक वर्ड लिखा होगा तो वो आप परमाणु प्रमाण के हिसाब से बनाएगी, मेंडलीव नहीं बनाई। लेकिन जब सिर्फ नॉर्मल यानी आवर्त सारणी लिखा होगा तो इसका मतलब वो परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन जैसे ही उसने आधुनिक वर्ड जोड़ दिया, आधुनिक आवर्त सारणी किस हिसाब से बनाई गई है, तब आपका आंसर क्या होगा? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। पहले परमाणु भार के हिसाब से बनाई गई थी, फिर परमाणु क्रमांक के हिसाब से। ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद है अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक नियम बस ऐसे लिख के उसके आगे लिख लीजिए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। सिर्फ ऑथर आपसे इसमें पूछता है कि न्यूलैंड ने क्या दिया? अष्टक नियम। जो आपको बताया था ना, सारे गामा पा ये वाला सब बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि मेंडलीव के प्रारंभिक आवर्त नियम का आधार क्या था। क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ठीक है। आधुनिक नहीं कह रहा है, यहाँ पे प्रारंभिक कह रहा है। जब प्रारंभिक कहेगा तो आपका आंसर क्या होगा? परमाणु भार के हिसाब से। और जैसे ही आधुनिक वर्ड जोड़ देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक, ठीक। दोनों सिर्फ वर्ड का फर्क है बस। प्रारंभिक मतलब परमाणु भार, और जैसे ही आधुनिक कहेगा तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक। सिर्फ शब्दों का फेर होता है, उसी में आप लोग माइनस होते चले जाते हैं, आप लोग शब्द नहीं पकड़ते हैं बस, ठीक। इसके बाद है किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा इसका परमाणु किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? यानी साइज की बात है। एकदम सही। सबसे छोटा देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो है सबसे छोटा साइज में, जैसे नीचे साइज बढ़ रहा है तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। घटते घटते कहाँ पहुंचा? हीलियम के पास, क्योंकि नीचे जाएगा तो फिर बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो फिर बढ़ेगा। तो सबसे छोटा क्या हो गया? हीलियम का। अभी बड़ा किसका बताया था? सीजियम। अभी बताया था, एक साथ याद कर लीजिए। हीलियम का सबसे छोटा हो गया, सीजियम का सबसे बड़ा हो गया।
ये 16 पिकोमीटर। पिको मिली पिकोमीटर। पिको। हाँ, जैसे माइक्रो नैनो होता है वैसे पिको भी होता है। ठीक है, तो ये सही अब ये क्वेश्चन पूछा गया है किन तत्वों या वर्ग के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था। अक्रिय गैसों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी, इनको इसीलिए बाद में देखे वहां साइड में लगा दिया गया, पहले से कोई जगह उनकी डिफाइन नहीं थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि किसके लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, तो आपका आंसर क्या हो गया, जीरो ग्रुप, यानी अक्रिय गैस है, उनके लिए जगह नहीं थी। प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, जब धातु की बात करेगा तो आपका आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। एल लिख लीजिए आगे, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु। पॉइंट छोड़िए बस, नहीं घर जाके सब ऊपर से निकल जाएगा, एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगा, हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए आपको लिखवा दे रहे हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सिंबल क्या है, एल। कौन सी फैमिली का है, ये उसमें है बोरॉन फैमिली का है, और ऐसे देखें तो पी ब्लॉक, ठीक, पी ब्लॉक का है और बोरॉन फैमिली का है, सबसे पहले हमने देखा। और ग्रुप में देखें तो थर्ड ए, कौन सा ग्रुप, थर्ड ए, उसके बारे में सारी चीजें आपको पता चलेगी। कल उसका क्या नाम, मेंस का रिजल्ट आया था आपके वहाँ पे, जो नीट और जेईई वगैरह ने कोई बच्चा सीखा, हमारे सिस्टर का हो गया इसमें। अच्छा हो गया, हाँ मासी हो गया। चलिए अच्छी बात है। और हमारे गांव से, हरियाणा से भी 2 लड़कों का हुआ है ऐसे। तो सिलेक्शन तो आप लोग के बीच से ही होता है, वो बस कोई ये मतलब प्रॉपर्टी, वो मतलब प्योरिटी तो है नहीं, इसका एडवांस भी होगा, मेन तो वही है, तो फ्री ही है। यूपीटी तो मिल जाएगा इसके थ्रू, एनआईटी भी मिल जाता है, आईआईटी के लिए एडवांस करना पड़ेगा। तो उधर कोई निकला वहाँ, क्लास के बाद बताना। नहीं मैं पूछ रहा था। हाँ, अभी नहीं, ठीक है, शांत रहिए, हम 5 मिनट देंगे इसके लिए, लेकिन अभी बीच में नहीं तो पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे आपके। अभी क्लैपिंग हम कराएंगे, बस आप अभी थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए जल्दी से। वह कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, अभी बताया। वह कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, अभी लिखा था ब्लैक बोर्ड में, ब्रोमीन। देखिए कुछ लोग के मुंह से पारा अभी भी निकल रहा है, वो बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं। धातु अगर पूछेगा वह कौन सा एलिमेंट यानी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में, तो आपका आंसर क्या होगा, पारा यानी मरकरी। लेकिन अधातु वर्ड जैसे ही जोड़ देगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और जैसे ही रेडियो एक्टिव जोड़ देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंसियम। ठीक, तीनों क्वेश्चन ऐसे याद रखना है। रेडियो एक्टिव बोला तो फ्रेंसियम, धातु बोलेगा तो पारा यानी मरकरी, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। ठीक, ऐसे आपको पकड़ना है तीनों को। इसके बाद है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है, सर्वोत्तम चालक यानी गुड कंडक्टर। ठीक है, पहली है चांदी, उसके बाद है कॉपर। चांदी पहला है, फिर कॉपर है। चांदी हम लोग जल्दी यूज नहीं कर सकते, कॉस्टली होती है, इसलिए ज्यादातर जगह कॉपर। कभी भी देखिए कहीं भी वायर्स में कॉपर के ही पड़े होते हैं, ध्यान दिया है। कॉपर का ही क्यों है, क्योंकि वहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, चांदी का हम फ्लो नहीं करा सकते क्योंकि कॉस्टली है, इसलिए सेकंड वन क्या ले लिया, कॉपर। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दिया, बातें बिल्कुल नहीं करिए, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आप इसको फर्स्ट करेंगे और इसको सेकंड। ठीक है, ये सिर्फ गुड कंडक्टर की जब बात करेगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वोत्तम चालक की जब बात करेगा तो वहां पे सबसे पहले चांदी होगी, फिर कॉपर होगा। ठीक, अगर ऑप्शन दिया है तो आप चांदी वाले को करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें कौन सा है, परमाणु क्रमांक। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की, मोजले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की, मोजले ने।
कौन सा आवृत है जो अभी भी अपूर्ण है? कौन सा आवृत है जो अभी भी अपूर्ण है? अभी बताया था मैंने। वही आवृत मतलब पीरियड। 7th पीरियड है जो अभी भी अपूर्ण है, यानी उसमें भी एलिमेंट अभी सर्च किए जा रहे हैं। 2 जगह और खाली है उसमें, डी ब्लॉक में सबसे लास्ट में 2 जगह और खाली है। एक्टिनाइड कौन से तत्वों को कहते हैं? 92 700 एफ ब्लॉक में जो लेंथेनाइड के नीचे हैं उनको क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। 90 से 103 तक 14 एलिमेंट हैं जिनको क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ। तो आपका आंसर क्या होगा? एफ ब्लॉक। इस तरह से आपको चूज करना है। इसके बाद प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व कौन सा है? प्रकृति में उपलब्ध, जैसे अभी आपने देखा 92 एलिमेंट हमें उपलब्ध है नेचुरली, तो उसमें से सबसे लास्ट वाला कौन सा है जो हमें उपलब्ध है, यानी 92 वाला? ये क्वेश्चन है। यूरेनियम। ठीक है, प्रकृति में उपलब्ध लास्ट तत्व क्या है? यूरेनियम। हो गए? फटाफट नोट करते जाएंगे तो खूब सारे पॉइंट इकट्ठा हो जाएंगे। यूरेनियम इसमें तो पूरी एक फैमिली को ही, मतलब नॉर्मल फैमिली, मैडम क्यूरी, पी क्यूरी, उनके दामाद, उनकी लड़की, पूरा खानदान को ही मिल गया नॉर्मल। मैरी क्यूरी, पैडी क्यूरी और आइरिस क्यूरी। उनकी बेटी का नाम है आइरिस क्यूरी। उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था, ठीक है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी पे। बाकी मैरी क्यूरी, पैडी क्यूरी ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पे काम किया। लगे हुए थे सभी लोग, लेकिन उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल पे काम। नेचुरल तो हमारे पेरेंट्स ने कर लिया, अब हम आर्टिफिशियल पे काम कर रहे हैं। इसके बाद है कौन सी अधातु तत्व जो कि विद्युत की सुचालक है? अधातु तत्व, अभी तक क्या हो रहा था? धातुएं। जो आपने अभी सिल्वर और कॉपर पढ़ा है वो क्या है? धातुएं। अब अधातु पूछ रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए चालक का काम करता है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया। ग्रेफाइट किसका अप्रूव है, यानी एलेक्ट्रॉन है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जैसे आपने ग्रेफाइट याद कर लिया, अब ये भी पूछ लिया कि ये चालक क्यों है, किसकी वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। एक जगह ऐसे करके रुकिए, मैं ही लिख देती हूँ। कौन सा धातु तत्व? अधातु तत्व, ऐसे बगल में लिख लीजिए, विद्युत चालक। ग्रेफाइट। अब यहाँ लिख लीजिए कार्बन का अणु। और क्यों है? मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है? विद्युत का चालक है। तो आपको 3 चीजें इसके साथ ही बिल्कुल याद रखनी है। एक तो हो गया ग्रेफाइट है, और इसमें पूछ लिया ग्रेफाइट किसका अप्रूव है, तो कार्बन का अप्रूव है। इसके बाद पूछ लिया क्यों है, तो क्या है आंसर? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और किस ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक, क्योंकि कार्बन आपका कहाँ पाया जा रहा है? इधर पाया जा रहा है, पी ब्लॉक। 4A। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व यानी मैलिएबल तत्व कौन सा है? आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा खींच सकें। मैलिएबल का मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा खींचे। सोना, गोल्ड, ठीक है। मैलिएबल आघात वर्धनीय का मतलब है सोना, गोल्ड। आजकल देखिए गोल्ड आपके मिलीग्राम, ग्राम, आधे ग्राम में भी कितनी तरह की धातुएं बन जा रही है, कितनी तरह की डिजाइन बन जाती है। उसका रीजन यही है कि हम लोग उसको हर तरह से खींच के डिजाइन का रूप दे लेते हैं और किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मैलिएबल कौन सा हो गया? गोल्ड। इट्स फेवरेट एलिमेंट ऑफ मैन, है ना?
तृतीय आवृत्त के तत्वों को प्रतिरूपी तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। तृतीय आवृत्त के तत्वों को प्रतिरूपी तत्व क्यों कहा जाता है? प्रतिरूपी, टिपिकल एलिमेंट, इंग्लिश में टिपिकल एलिमेंट। प्रतिरूपी तत्व क्यों कहा जाता है? प्रतिरूपी तत्व क्यों कहा जाता है? इसका आंसर ये है क्योंकि ये अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि ये अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। आदर्श प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट अपने ग्रुप के बारे में सब कुछ डिफाइन कर दे। जैसे आप लोग के बीच में से कोई एक बच्चा खड़ा हो और यहाँ के बारे में सारी चीज़ डिस्कस कर दे, तो वो क्या कर रहा है? इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है कि आप लोग के बारे में सारी कैरेक्टरिस्टिक वो खुद बता दे रहा है। इसलिए इसको क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है टिपिकल एलिमेंट कौन से आवृत्त को कहते हैं। तो आपने क्वेश्चन में ये आंसर लिख लिया है, थर्ड। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा राइज हो जाता है। अब पूछा गया है किन परमाणु क्रमांक वाले तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं? अभी हमने लिखा है इसमें 58 to 71, अभी वही लिख लिया था। आपने लिखा होगा तो आंसर मिल गया होगा। लेंथेनाइड 58 to 71, एक्टिनाइड 90 to 103, 14 एलिमेंट उसमें, 14 उसमें, सबको क्या है? एफ ब्लॉक है। इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें बस यही पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक लाइक जाता है। इसके बाद कह रहा है आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक जैसे संक्रमण तत्व आपने याद कर लिया है डी ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है आपका? डी ब्लॉक। अब यहाँ से हो गया आंतरिक सूर्य के दर्शन करके आते हैं। एफ ब्लॉक। ठीक है, दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है। अगर संक्रमण तत्व कहेगा तो आपका आंसर क्या है? डी ब्लॉक। जैसे ही कह देगा आंतरिक वर्ड आगे जोड़ देगा तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक। और उसमें भी एफ ब्लॉक अगर ना लिखे उसके लिए लिख दे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के तत्व। ठीक है, तो आपका आंसर यही माना जाएगा क्योंकि एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट एक्टिनाइट ही है। तो आंसर में ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये हम आपको ब्लॉक वाइज बता रहे हैं। आंसर में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो ये अंडरस्टूड है कि एफ ब्लॉक में क्या है? लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किन वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? किन वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? बोथ ऑफ दिस, है ना? इसके आगे लिख देते हैं। क्वेश्चन रिपीट करें। नहीं करना, हम तुरंत बताते हैं आपको पूरा लैंग्वेज के साथ। किन वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? किन वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? तो संक्रमण तत्व मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट है, सेकंड है, फिर थर्ड है। देखिए चला गया किधर? पी ब्लॉक में। लेकिन फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड बी और 8th तक कहाँ था? डी ब्लॉक में। तो आपका आंसर क्या है? बी ग्रुप, यानी सभी का बी वाला ग्रुप और 8th वाला किसमें जा रहा है? संक्रमण। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब यहीं पे क्वेश्चन अगर बन जाए कि सबका ए ग्रुप कहाँ जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब यहीं से तीसरा क्वेश्चन बन जाए, जैसे जिसको ये ना पता हो, एस और पी को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, तो नया वर्ड बन गया। फिर आप फिर घबरा जाएंगे, और ये क्या पूछ लिया? नहीं, एस प्लस पी ब्लॉक, इनको मिला के क्या कहते हैं?
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। भाई थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी लिख लो, समझ में नहीं आता मैम। इसके बाद इसमें आ जाता है पूरा ए वाले ग्रुप्स। जिसका जिसका मुझे हिंदी आता है मैं सब बता देती हूँ। हाँ, प्रतिनिधि तत्व, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एस प्लस पी ब्लॉक दोनों आ जाएंगे। और इसमें पूरा क्या जा रहा है, ए ब्लॉक। जैसे ए वाले जितने हैं वो सब किस में जा रहे हैं, एस में और पी में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपका एस ब्लॉक में कौन सा चला गया, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड से लेकर सेवंथ तक कहाँ चला गया, पी वाले। बस हो गया, इसलिए ए वाले सब इसी में आ गए। अब कह रहा है उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें किन तत्वों को कहते हैं। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें किन तत्वों को कहते हैं, शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग, हाँ एकदम लास्ट उसको क्या कहेंगे, शून्य वर्ग, जीरो ग्रुप यानी शून्य वर्ग। अक्रिय गैसें सबसे लास्ट में है, उसको उत्कृष्ट गैसेस भी कहते हैं। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, ये सब नाम किसके हैं, जीरो ग्रुप के। वो सब किसमें हैं, आपके शून्य तत्व। अब देखिए आंसर पूछा है इसमें क्वेश्चन, तत्वों का एसपीडीएफ खंडों में वर्गीकरण का आधार क्या है। एसपीडीएफ में तत्वों का एसपीडीएफ में वर्गीकरण का आधार क्या है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपका आंसर क्या है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तत्वों के एसपीडीएफ में वर्गीकरण का आधार क्या है, और आंसर क्या है आपका, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो जिसमें जाता है, एलिमेंट आपका उसी में रखा हुआ है, तो वो किस पे किससे डिसाइड हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ठीक है। ये आंसर है। एग्जैक्ट जब हमें आंसर नहीं पता होगा तो हम इधर उधर आंसर लगा देते हैं, और वो लोग जब आंसर देते हैं तो बिल्कुल आस पास का देते हैं कि आपको चारों लगेगा, अरे ये भी तो बात सही लग रही है, ये भी सही लग रही है, होता है ना, सब आस पास लगते हैं, सब पढ़े हुए लगते हैं, ये तो सुना है कहीं ना कहीं, फिर इसी में हमारा गलत होता है, उसी में आंसर छटना दिक्कत हो जाती है। हाँ उसी में दिक्कत होती है फिर। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण क्या है। हाइड्रोजन का निश्चित स्थान न होने का कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा उसका। हाइड्रोजन का क्षार धातु और हैलोजन ग्रुप से समानता रखना, इसका आंसर ये है कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो दोनों से मैच कर रही हैं। हाइड्रोजन का because he can take one electron and give electron as well, है ना, क्यों, right? क्षार धातु और हैलोजन से समानता रखना। जब उसकी प्रॉपर्टी दोनों से मैच कर रही है तो उसको हम कहाँ रख दें, तो इसी वजह से उसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, तब भी उसको हम लोग लिथियम से ऊपर रख लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो उसको जगह देंगे। क्या नहीं, क्षारी तो होता है, क्षार मतलब तो समानता करेगा। अच्छा अच्छा, ये अरे इतना तो मतलब नहीं सही कर पता है तो सही कर दो। एक तो हिंदी लिखवाओगे ऊपर से जो है, She has a question for you. ठीक है। इसका है। क्षार धातु, ठीक है, क्षार मतलब बेसिक, एल्कली मेटल्स, इंग्लिश में कहते हैं एल्कली मेटल्स। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान ना होने का कारण क्या है। हाइड्रोजन का निश्चित स्थान ना होने का कारण क्या है, तो आपका आंसर क्या है, हाइड्रोजन का क्षार धातु यानी एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों से सिमिलरिटी
रखना। ये कारण होने की वजह से उसका स्पेसिफिक स्थान नहीं है। डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं अभी बताया है? 40। अभी तो बताया था, अब तक याद हो जाना चाहिए था। डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व कितने हैं? 40। एफ ब्लॉक में कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। और कितने ऐसे हैं जो हमने बनाए हैं? 26, क्योंकि 2 ऐसे हैं उसमें भी जो नेचुरल अकरिंग है, और सबसे नेचुरल अकरिंग लास्ट वाला कौन सा है? यूरेनियम। ऐसे स्टेप टू स्टेप सब याद रहने चाहिए। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो एक्टिव समूह कहलाता है? यानी इसमें जितने एलिमेंट हैं सब आपके रेडियो एक्टिव हों। कौन सा समूह रेडियो एक्टिव कहलाता है? तो जो एक्टिनाइट है वो क्या है? रेडियो एक्टिव। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट में जितने ज्यादातर एलिमेंट हैं वो सब क्या है? आपके रेडियो एक्टिव हैं। तो एक्टिनाइट सीरीज जो है वो आपकी क्या है? पूरी रेडियो एक्टिव नेचर की है। तत्वों का, इसका क्वेश्चन ये था, तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? रेडियो सक्रिय समूह। सक्रिय समूह। आंसर क्या है? एक्टिनाइट। एक्टिनाइट, एक्टिनाइट में सारे एलिमेंट आपके क्या है? रेडियो एक्टिव नेचर। एक्टिनाइट्स में 90 to 103। अब क्वेश्चन है पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 31। पी ब्लॉक में कितने हो गए? 31। पी ब्लॉक 31, डी ब्लॉक 40। टोटल कितने हैं? 118। नेचुरल अकरिंग कौन से हैं? 112। और 26 कैसे हैं? आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित। 112 प्राकृतिक रूप से। नेचुरल 92 होंगे। नेचुरल 112 लिखे। नेचुरल 92। 92, हाँ 92 ये है। और आर्टिफिशियल कितने हैं? 26। ठीक, एक जगह लिख लेंगे तो आपको रिवाइज करने में आसान हो। अब पूछ लिया यहाँ पे आंतरिक संक्रमण तत्व कितने हैं? कहीं लिखा भी होगा। आंतरिक संक्रमण तत्व कितने हैं? 28। यही लिख लीजिए। एफ ब्लॉक यानी आंतरिक संक्रमण तत्व कितने हो गए? 28। 14 दूना 28। 14 लेंथेनाइट के हो गए, 14 एक्टिनाइट के हो गए। टोटल हो गया वो। एक जगह ऐसे करके याद करो। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है किस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं? किस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं? रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता। डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट खूब ज़्यादा है तो खूब सारे एलिमेंट बनाएगा, तो वो क्या करता है? कलरफुल खूब सारे बना देता है। तो उसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। जैसे हमें पॉइंट तो पता होता है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये चीज़ हमें नहीं पता रहती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया, यानी विभिन्न प्रकार की संयोजकता किसमें पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक। और या तो ऐसे पूछ लिया कि रंगीन जो है आपके यौगिक किसमें बनेंगे ज़्यादा, तो आपका आंसर क्या होगा? डी ब्लॉक। दोनों तरफ से आंसर डी ब्लॉक का आएगा। इसी बीच में घूम भी लेते हैं दो लोग। द्रव तत्वों में सबसे भारी कौन सा है? भारी का मतलब है डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। कौन सा द्रव है जो सबसे भारी है?
अब आपको पता है कि द्रव हमारे पास तीन ही हैं, ये आपको अभी मैंने बताया है। ब्रोमीन हो गया और पारा हो गया और फ्रेंशियम, तीन हमने द्रव की बात की थी। उसमें सबसे भारी आपका कौन सा है? पारा। ठीक है, पारा आपका सबसे भारी है, यानी भारी मतलब उसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है। ऐसे घनत्व तो के रेशियो पूछ लेगा तो भी आपका आंसर यही रहेगा। कितना भारी है? 5.5 घंटे लगा। ले लो आंसर। कितना है? 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर भी मिल गया। ले लो, कितना भारी है। अब सर्वाधिक अगर घनत्व की बात करेगा तो एक तो आपने याद कर लिया द्रव अवस्था में, और आपको सर्वाधिक घनत्व की बात करता है तो एक चीज और याद रखना है, ऑस्मियम। ऑस्मियम ये डी ब्लॉक में है, इसको याद कर लीजिए। ऑस्मियम घनत्व की बात सबसे ज्यादा होता है ऑस्मियम का, लेकिन द्रव अवस्था में जब बात करेगा तो आपका आंसर क्या होगा? पारा। और नेचुरल जब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा घनत्व तो सबसे ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे? ऑस्मियम। 22.6 ग्राम पर सीसी, दोनों में इतना डिफरेंस। अब सबसे कम की भी बात कर लेते हैं कि सबसे कम किसका है। जब ज्यादा की बात कर ली तो लिथियम, लिथियम का सबसे कम है। मन में आ रहा होगा नहीं? कुछ ऐसा हो जाए कि कम वाला भी पता चल जाए। लिथियम 0.54, सिर्फ इसका कितना है? 0.54। डिजिट नहीं पूछता है आप, इसीलिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कॉपी में लिख जाएगा तो आपको लगेगा नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिथियम का सबसे कम है। सिंपल पूछेगा तो आपका आंसर क्या है? ऑस्मियम। और जब द्रव अवस्था की बात कर देगा तो पारा आंसर हो गया, और जब बिल्कुल कम वाली बात करेगा किसका घनत्व कम है तो आंसर लिथियम। अब अगर पूछ ले लिथियम किस ग्रुप का है तो आपका आंसर क्या है? एस ब्लॉक। किसका है? एस ब्लॉक का, यानी वो क्या है? क्षार धातु है। ठीक है, क्या है? क्षार धातु। अधिकतम आयनन विभव किस तत्व का है? अधिकतम आयनन विभव, जैसे अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल की हमने बात की थी, उसको हिंदी में कहते हैं आयनन विभव। हीलियम का मैक्सिमम यानी अधिकतम। अब साफ करते हैं ब्लैक बोर्ड एक बार। हीलियम अंदर नीट instead of using your best अधिकतम आयनन विभव हीलियम का ग्रुप भी आपको लिख के दे सकता है, जैसे 4 ठो ग्रुप लिख दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। किसमें जाएगा ये तो आपका आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक। और ग्रुप में जाएगा तो जीरो ग्रुप। अगर ग्रुप में जाएगा तो जीरो ग्रुप। भाई क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है, इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से आंसर बता रहे हैं कि आप कैसे देखेंगे। अगर ब्लॉक की बात करेगा तो कहाँ जाएंगे? पी ब्लॉक, क्योंकि जीरो ग्रुप को कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक। और अगर ग्रुप की बात स्पेसिफिक करेगा तो शून्य वर्ग यानी जीरो ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आयनन विभव नीचे जाने पे कम हो रहा है, आयनन विभव आपका कम होता है नीचे जाने पे, तो उधर बढ़ेगा तो सबसे पहले उसको कौन मिल जाएगा? हीलियम, क्योंकि उसमें फिर नीचे जाएगा तो घटता जाएगा, तो सबसे टॉप पे कौन मिलेगा? हीलियम। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा किसका है? हीलियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? अभी बताया था आपको,
क्लोरीन का। अब ज्यादा आयनन विभव हो गया, अब कम आयनन विभव किसका होगा? अधिकतम यानी कम। कम को लोवेस्ट को क्या बोलते हैं? कम ही लिखा है, कम। कम आयनन विभव किसका होगा? बताओ, खुद से सोच के बताओ। कहाँ जाएगा? सोच नहीं पा रहे हो। सीजियम। कैसे जाएगा? अभी मैंने बताया है कि इधर जाने पे जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब नीचे जाने पे कम होगा, और नीचे जाएगा तो सबसे पहले कौन मिल जाएगा उसको? सीजियम ही तो मिलेगा, है कि नहीं? नीचे जाने पे कम हो रहा है, उधर बढ़ेगा तो इसका मतलब हीलियम मिल रहा है ज्यादा के, और नीचे जाने पे कम हो रहा है तो सीजियम सबसे पहले मिल जाएगा। तो सीजियम का सबसे कम हो गया। पूछा जाता है क्वेश्चन साहब, 4 एलिमेंट लिख देगा, पूछ लेगा किसका है। तो ज्यादा कम ये सब चीजें एक थोड़ा सा बॉक्स टाइप का बनाइए, ज्यादा वाला कम वाला सब एक तरफ से ऐसे बना बना के याद करेंगे तब दिमाग में जाएगा। अगर सबको तोड़ तोड़ के याद करेंगे, अच्छा यहाँ तो वाला क्वेश्चन है, यहाँ वाला है, तो वो समराइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश करें एक साथ ही लिखवाएं सब। एक बार में नहीं याद होगा। एक बार में नहीं याद होगा। एक बार में आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। कितना महान सवाल था मैम। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, किस ब्लॉक के कुछ तत्व आप बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं? किस ब्लॉक के तत्व यही संक्रमण तत्व है, किसी में भी घुस जाते हैं। नियम का पालन नहीं करते? जैसे प्लूटो करता है। आप बाउ नियम अब लग रहा होगा, आप बाउ कौन सी चीज है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम भरते हैं तो भरने का जैसे 1s 2s 3s ऐसे पढ़ते हैं, तो ये जब हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते हुए क्रम में भर रहे हैं कि एनर्जी जिसकी कम होगी सबसे पहले उसमें भर गया, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें भर गया। तो ये जो सीरियल होता है इलेक्ट्रॉन को भरने का, ये अबाउ नियम बताता है। यानी आपसे ये भी पूछ लेता है अबाउ नियम क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, कि इलेक्ट्रॉन हम कहाँ कहाँ रखेंगे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, उसको सेट किया हमने। इसके बाद इस नियम को फॉलो भी नहीं करते कुछ एलिमेंट। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो आपका आंसर क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब इसमें भी अगर 4 आंसर दे दे तो आपको कॉपर और क्रोमियम दो स्पेशली याद करने हैं। ये कभी कभी एलिमेंट दे के पूछ लेता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉपर और क्रोमियम। ये सब एग्जाम में आपसे टकराया होगा कभी ना कभी, अगर याद कर रहे होंगे सब टकराए हुए क्वेश्चन। जैसे अगर बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं, ये बिल्कुल सही वाला है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक वे में देखें तो क्या होना चाहिए? 3d4 4s 2 होना ये चाहिए, लेकिन ये क्या करता है? फॉलो नहीं करता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। तो आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है। तो पहले तो आपको ये याद हो गया कौन कौन सा फॉलो नहीं करता, तो डी ब्लॉक फॉलो नहीं करता। अब उसमें एलिमेंट में चला गया तो आपका आंसर क्या हो गया? कॉपर और क्रोमियम। और उसमें भी बेटा फोन से अंदर बातें मत करो, बाहर चले जाओ, बाहर जाके कराओ। फोन से बाहर जाके अच्छे से बात करके आ जाओ, यहाँ मत करो। इसके बाद आपका आंसर क्या हो गया? कॉपर और क्रोमियम। अब उसमें भी अगर पूछ ले कि इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी रूप में ये मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि क्रोमियम का क्या होता है? ऑर्गन, ये लिखा है ऑर्गन, AR मतलब ऑर्गन। तो 18 यहाँ से हो गया, 18 के बाद गिन लीजिए, 18 और 5 कितना हो गया? 23, और 23 और 1 24, ये देखिए 24 लिखा है, ठीक। इसके बाद ये 29 लिखा है, 29, ये कितना हो गया? 18, 18 और 10 28, 28 और 1 29, ठीक।
ऐसे ये फिल हो जाता है। ये क्या लिखा है? ऑर्गन। ये भी याद रखना है कि सोचो कि ये कौन सी चीज लिख गई, ठीक है। ये ऑर्गन है, AR मतलब ऑर्गन, कि उसमें एग्जाम में पता चला लिख के 18 आ गया। अब तो मैडम ने तो AR लिखा था, यहाँ 18 कैसे लिख के आ गया? तो ऑर्गन। अब क्वेश्चन है कि वर्ग और आवृत्त में गलनांक और क्वथनांक के बदलने का क्रम क्या है? गलनांक और क्वथनांक, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जिसमें वो मेटल आपका मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। और बॉइलिंग का मतलब ये है ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो उबलने लगे। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100। जैसे ही 100 होता है वो पानी बॉईल कर जाता है। तो ये क्या है आपका गलनांक और क्वथनांक। तो और चीज़ों का तो फिक्स है, जैसे हमने आपसे कहा आयनन, विभव, साइज, ये सब कैसे वैरी कर रहा है। इसका कोई भी नियत वेरिएशन नहीं है, यानी कोई नियत नियम इसके लिए नहीं है। कहीं बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है। तो आपको याद रखना है इसका कोई नियत नियम नहीं है। किसके लिए? गलनांक और क्वथनांक। जैसे आधो का मन आएगा बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं, और लगा के आ जाएंगे कि नियत तो नहीं होगा, ऐसा तो कोई आंसर होगा नहीं। कुछ भी करवा दो, कोई नियमित क्रम नहीं है, इसका आंसर ये है। और सबसे कम गलनांक क्वथनांक वाला वर्ग कौन सा है? सबसे कम। तो आपका आंसर क्या है? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का गलनांक क्वथनांक सबसे कम होता है, ये भी याद रखना है इसके साथ। जीरो ग्रुप यानी अक्रिय गैसेस का सबसे कम है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा। पारा देखिए हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए रखते हैं, वो उस समय पे भी लिक्विड रहता है। एक पारा हो गया, दूसरा गैलियम और सीजियम। पारा, गैलियम और सीजियम। पारा यानी Hg, गैलियम Ga और सीजियम Ca। ये तीनों क्या है? लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कमरे का तापमान का मतलब क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, 27। ज़्यादातर नॉर्मल हमारा यही रहता है। इसमें ये सब क्या रहती हैं? लिक्विड रहती हैं, द्रव अवस्था में ही पाई जाती हैं। मैम एक पहले मोबाइल से वो नहीं रहा करती थी, ऐसे रख के वो चिड़िया घुमाई जाती थी, उस पर दो पारा ही रहा करते थे, लेकिन वो मतलब वो मेटल में रहा करते थे। उसको जब हम किसी कढ़ाई में या फिर वो कच्चे में डालते तो पिघलाते तो पारा बन जाता था, लेकिन वो अपने ठोस फार्म में गए थे। अरे मेरे पास है यार, मैं लाइव चीज़ें बात करता हूँ। इसके बाद का क्वेश्चन है सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड Cl2O7। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड Cl2O7। इसमें ऑप्शन आपको अलग अलग दे देगा, तो आपको किसको टिक करना है? Cl2O7। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्लोरीन। क्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है आपका। पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? क्लोरीन। मैम Cl2 का पूरा नाम क्या है? इसका नाम जैसे अगर वो जो दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक एसिड, जैसे इसमें अभी H के साथ लगा देंगे तो पर क्लोरिक हो जाएगा। ठीक है, आप Cl2O7 ही याद रखिए, वो एक सीरीज है हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक। तो जैसे ही हाइड्रोजन के साथ हम इसको जब जैसे ही लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर क्लोरिक एसिड। और जो अभी आपका एक क्वेश्चन हमने शुरू में पूछा था कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या था? ऑक्सीजन। याद किया था? परसेंटेज याद कर लीजिए 49%।
कितना है 49%। आरओ के एग्जाम में पूछा गया था इसका 49%। जब पूछा गया था तुमको नहीं पता था तो देख रहे थे। अरे इस बार नहीं, पहले पूछा गया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? सर्वाधिक प्राप्त तत्व हाइड्रोजन। सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है पूरे ब्रह्मांड में? हाइड्रोजन। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, तो आपको क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज भी याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ लिया करो क्या पूछ रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? क्वेश्चन ये है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? तो आंसर क्या है? हाइड्रोजन। याद हो गया इतना चीज? इसके बाद क्वेश्चन है, सबसे अधिक और सबसे कम क्रियाशील धातुओं के नाम बताइए। सबसे अधिक और सबसे कम क्रियाशील। सबसे अधिक क्रियाशील अपना वो है, क्या नाम है? NaCl। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम। तत्व तत्व मतलब जो सबसे जल्दी जुड़ जाता है। क्रियाशील मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर ले, कोई भी मिले तो फटाफट। याद करो, लैब में कभी मना किया गया है कि इसको मत छूना। अच्छा ऐसा हाँ, कुछ बोला गया है? बोला गया है कुछ? पानी में डालने से दब जाता है क्या? नहीं, जलने लगता है। पोटेशियम। पोटेशियम के सबसे अधिक आपका क्रियाशील क्या है? पोटेशियम। इतना क्रियाशील होता है कि लैब में जल्दी हम लोग यूज भी नहीं करते, इसकी बजाय सोडियम यूज कर लेते हैं। सोडियम भी आपका, एक बार एक बच्चा लैब में काम कर रहा था, उसने क्या किया, हम लोग सोडियम देते हैं, उसने तुरंत ऐसे पीस उठाया और ऐसे सिंक में डाल दिया, बोला भड़ाम से बिल्कुल। अब वो भी परेशान, कह रही मैंने ऐसा क्या कर दिया कि भड़ाम, वो नहीं समझ पाया उसकी केमिस्ट्री। इसीलिए इसको क्या किस में रखते हैं? कैरोसिन में रखते हैं। इसका रीजन भी इसीलिए है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोसिन में हम किसको किसको रखते हैं। तो आंसर क्या है? सोडियम और पोटेशियम। अब क्यों रखते हैं, उसका आंसर ये है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण, कि क्रियाशील बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना कर ले, इस वजह से हम लोग उसमें रखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये बहुत सॉफ्ट है। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जैसे ज़्यादातर धातुएं क्या होती है? हार्ड होती है। ये भी धातु है हार्ड, हमारी धातुएं बहुत हार्ड है, लेकिन 2 धातुएं ये जो सोडियम और पोटेशियम है, चाकू से भी कट जाती हैं। लैब में आप लोग कभी जाइएगा देखिएगा, ऐसे होता है छोटा सा पीस, उसको हम लोग क्या करते हैं, चाकू से ऐसे छोटा छोटा काट के, ऐसे काट के तब बच्चों को इतना इतना देते हैं कि हाँ अब इससे यूज करो, और उसमें भी पूरा ताकते रहते हैं, ऐसा ना हो बच्चा कुछ कर ले और जो है दिक्कत हो जाए उसको नहीं पता है। अगर ये नहीं पता है तो अच्छे से नहीं यूज करेगा, सीधी सी बात है, वो आराम से कहीं भी ऐसे फेंक के चला जाएगा या ऐसे ही रख देगा, दूसरा बच्चा आएगा कुछ कर देगा। जब नहीं पता है तो क्या होगा? तो ये क्या है, बहुत रिएक्टिव है, उसके पीछे केमिस्ट्री ये है। तो पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और गोल्ड हमारा क्या है, सबसे कम क्रियाशील है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। बस गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मैलिएबल है, यानी आघात वर्धनीय धातु है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इससे जैसे भी कोई एलिमेंट पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन सब एरो लगा के ऐसे ऐसे लिख दिया करो। ये पढ़ने का तरीका है। जैसे हमने इसके लिए जितनी चीज़ें बताई, अब आपका काम ये होना चाहिए था, उसके तुरंत एरो लगा के सुनते, जब हम बोल रहे हैं आपका एरो लग जाना चाहिए था 3-4। फिर इसके बाद जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बताई, फट से लिख जाना चाहिए था। पढ़ने का तरीका ये होता है कि एक साथ ही सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं एक ही जगह पे। ऐसा ना हो कि हम फिर बताएं तो आप फिर अलग से हेडिंग डाल के लिखिए। तो थोड़ा सा जगह देते हुए लिखा करें, कोई चीज़ लिखिए, थोड़ा सा जगह दीजिए, वही एरो लगा के लिखते जाइए। हमें नोट्स थोड़ा ना बनाना है इतना बड़ा सा, हमें तो शॉर्ट में करना है कि हम कैसे रिवाइज कर सके बस। मैम जो कैरोसिन होता है, अभी आपने बताया है, उसमें कौन कौन से क्या बताया था? कैरोसिन में जो रखा जाता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कैरोसिन हमारा हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। पहले होता था ना कैरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल, पहले यूज करते थे ना। मैम इनका सवाल है कि कितने कौन कौन से एलिमेंट्स को हम लोग कैरोसिन में रखते हैं? नहीं ये नहीं, तुम समझ नहीं पाए। पूरी बात जैसे कि आप पोटेशियम को वाटर में
थ्रो करेंगे तो वो दब जाता है, वो भी लिक्विड है और केरोसिन भी लिक्विड है, उसमें हम लोग संरक्षित केरोसिन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में, वाटर मतलब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो है, वो उसके साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। इसी से बचाने के लिए केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, वो उससे रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसके साथ उसको रखते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब डीप में जाओ तो डीप में समझो, सीधी सी बात है। पूरी केमिस्ट्री नहीं बोलना चाह रहे हैं, अरे और का भाई इंटरेस्ट जाग रही है, अच्छी बात है। वो नहीं हो पाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा दे फिर छोड़ दो। हाइड्रोजन की खोज किसने की? बस हाइड्रोजन बहुत देर से पढ़ रहे हैं, इसकी खोज किसने की? ये इन्होंने रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश। और पूरा नाम है एच कैवेंडिश। सन भी सुन लो, 1766। कैसे हुई थी? हम तो यही से पढ़ रहे हैं ना। एच 1766 क्या? ऐसे एच कैवेंडिश, ये तो शायद जर्मनी में है। एच मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं, एच कैवेंडिश, बस सिंपल। नाइट्रोजन की खोज किसने की, ये बताओ जाओ। बहुत सुना हुआ नाम है, इसके वजह से नाइट्रोजन में अभी रदरफोर्ड मैंने मुंह से निकल गया, तो ये सब सही है। एकदम सही है, कैसे मुंह से निकल गया। एकदम सही। बोले तभी तो निकला। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की, ठीक है। और रदरफोर्ड ने क्या खोज किया? प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन की। चले मैं समझते हो सकते